रिसेंटली आईएसएसबी ने कुछ दो नए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए हैं। तो अक्सर लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ है, तो मैंने कहा कुछ इस पर लाइट डालें। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आईएएसबी डील्स करता है आईएएस और आईएफआरएस वगैरह बनाने में। इसी तरह आईएसएसबी डील करता है सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स के ऊपर। तो इसका बोर्ड ही अलग है, पहले तो इस बात को ध्यान में रखें। तो सवाल ये कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क इतने अहम क्यों हो गए और इससे रिलेटेड बाकायदा बोर्ड क्यों फॉर्म हो गया और इससे रिलेटेड बाकायदा ये नए दो स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस S1 और आईएफआरएस S2 लॉन्च क्यों हुए। तो उसकी वजह यह है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने बहुत हर अगले बिजनेस को, मुझे, आपको, हम सबको इम्पैक्ट किया है। सबसे पहले मैं दलील के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वो बातें साबित करता हूँ। नंबर 1, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त इतना ज़्यादा ये सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भी किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें चेक करते हैं कि भाई ये कंपनी इन्वायरमेंट को ख़राब तो नहीं कर रही, पोल्यूट तो नहीं कर रही, क्लाइमेट चेंज पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें चेक करती हैं। क्योंकि वो इन्वेस्टर को भी पीछे जवाब देना है कि भाई जो यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पीछे भी जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी चेक करते हैं कि भाई हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और ये चीज़ चेक की जाती है। नंबर 2, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो रिलीफ दे रही हैं उन गाड़ियों पर जो CO2 ज़्यादा क्रिएट नहीं करती है, नहीं इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह पे। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौर में भी एक बार इलेक्ट्रिकल कार्स पे ऐसा रिलीफ आया था कि 17% जो ड्यूटी थी ना, वो एकदम 1% हुई थी। आज से करीब 2-3 साल पहले एक बजट ऐसा आया था, 17% से एकदम 1% पे आ गई थी। तो मुझे याद है कि ऑडी की प्राइस ऑलमोस्ट 1,75,00,000 उस टाइम थी और एकदम 1.5 करोड़ पे आ गई थी। यानी इतना बड़ा जंप आया था। इसी तरह अगर हम जो बच्चे यूके टैक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनको पता है यूके टैक्स में भी अगर आप ऐसी कार लें जिसका CO2 इमिशन रेट ज़्यादा है तो उस पर टैक्स बर्डन भी ज़्यादा होता है, और ऐसी कार है जिसका CO2 इमिशन रेट 0 CO2 इमिशन रेट है या इलेक्ट्रिकल कार्स है तो उस पर गवर्नमेंट बहुत रिलीफ देती है। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स में भी अगर आप कैलिफोर्निया वाली साइड्स पे देखें तो अगर आप वहाँ भी इलेक्ट्रिकल कार बाय कर रहे हैं टेस्ला वगैरह, तो आपको ठीक ठाक टैक्स रिलीफ और बहुत अच्छे खासे रिबेट्स वगैरह मिलते हैं। तो गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों से, तो डेफिनेटली उसका भी आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। देन फ्लड्स इन पाकिस्तान, बड़ा रिसेंट अभी आपको याद होगा कि 2022 में बड़ा सैड इवेंट हुआ था पाकिस्तान में। इतना बड़ा एक्सट्रीम फ्लड आया था कि उस फ्लड की वजह से आप कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का पाकिस्तान का लॉस हुआ था। अब जरा सोचें, जब बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ तो कितने बिजनेसेस तो डायरेक्टली इफेक्ट हो गए, और इनडायरेक्ट इफेक्ट बताता हूं। तो उस वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी दब गई कि लोन लेना पड़ा, फिर हमारी करेंसी पे इंपैक्ट आना शुरू हुआ, एक्सचेंज लॉसेज हुए, यानी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। और जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे यहाँ फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुल्क में बढ़ गई ना, तो हर नॉर्मल बिजनेस पे उसका इंपैक्ट नहीं आया। इसका मतलब इन्वायरमेंट का इंपैक्ट हर बिजनेसेस पे आ रहा है। रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूयॉर्क में आपने देखा होगा इतनी स्मॉग आ गई थी अभी, और स्मॉग आने की वजह क्या थी कि न्यूयॉर्क के साथ कनाडा लगता है और कनाडा में हीट वेव और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ जब वहाँ की वुड जो लकड़ियाँ हैं वो सूख गई थी और उसमें अचानक से आग लग गई, और उसकी आग का धुआं जो है ना वो पूरे न्यूयॉर्क को कवर कर गया था। और यहाँ तक कि अगर आप सैटेलाइट से भी उसकी पिक्चर देखते हैं ना तो नज़र ही नहीं आ रहा था, यानी दुनिया के डर्टीएस्ट सिटीज़ में उसका नाम आ गया था इतना। यानी मेरे अपने कितने रिलेटिव वो अपने प्लान्स चेंज कर रहे थे टूरिज्म के कि भाई हम न्यूयॉर्क अब नहीं जाएंगे। तो आप ज़रा सोचें, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही वो आग लग रही थी, वो स्मॉग आ रहा था, तो कितने लोग वहाँ ट्रैवल करने नहीं जा रहे, तो कितने बिजनेसेस, टूरिज्म वगैरह पे कितना इंपैक्ट पड़ा होगा। और ज़रा सोचें, जब इन बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा या बिजनेसेस अपने प्लान्स चेंज करेंगे तो उसकी वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज भी तो इंपैक्ट होंगे, और जब फ्यूचर कैश फ्लोज इंपैक्ट होते हैं तो वैल्यू इन यूज़, आप लोगों ने IAS 36 जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वैल्यू इन यूज़ इंपैक्ट होती है और ये एक इम्पेयरमेंट की हिंट भी बन सकती है। तो यहाँ भी आपकी अकाउंटिंग और आपके बुक्स और आपके फाइनेंशियल्स हिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। इसी तरह ये एग्जांपल बड़ी मशहूर एग्जांपल है, शेल कंपनी। शेल जो है नेदरलैंड की एक कंपनी, बड़ी मशहूर कंपनी है, ऑयल कंपनी मानी जाती है। तो शेल कंपनी ने भी अनाउंस कर दिया है कि बाय 2050
हम ऑयल ख़त्म कर देंगे, यानी हम 0 CO2 मिशन पे आ जाएंगे, ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट से ही जान छुड़ा लेंगे। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी तो ज़रा सोचें, जिन एग्जिस्टिंग माइंस पे वो लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने पहले तो सोचा होगा कि हम ऑयल एंड तक चलाएंगे, लेटेस्ट से 2070 तक चलेगा, लेकिन अब जैसे ही अनाउंसमेंट आई कि हम 2050 हमारा लास्ट ईयर होगा, तो अब उन माइंस की भी तो लाइफ इनको रिवाइज करनी होगी कि उनको जल्दी छोड़ के जाएंगे। तो जब माइंस की लाइफ रिवाइज करेंगे तो यहाँ IS 16 हिट हुआ ना, तो बाकायदा मैंने खुद, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा कि शेल की बुक्स में ये डिस्क्लोजर इस क्लाइमेट इफेक्ट की वजह से नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू इम्पैक्ट आ रहा है। तो ISSB ने, सस्टेनेबिलिटी बोर्ड ने ये 2 स्टैंडर्ड लॉन्च किए हैं। पहला है IFRS S1, इनेबल कंपनी टू कम्युनिकेट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, यानी इसका मकसद ये है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क से इन्फॉर्म कर दिया जाए, किनको, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और सेकंड है IFRS S2 जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पे बात करता है। अब जो S1 है उसमें ये मेजर पॉइंट्स हैं कि पहले आपको उस डिस्क्लोजर में पूरा ये बताना है कि द गवर्नेंस प्रोसेस, कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स दैट एंटिटी यूजेज टू मॉनिटर, यानी आप कैसे मॉनिटर करते हो, वो क्या कंट्रोल सिस्टम है इस सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क को मैनेज करने के लिए। देन एंटिटी स्ट्रेटजी, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है इसको काउंटर करने के लिए, भाई हर इदारे ने स्ट्रेटजी भी तो बनाई होगी। एंड फाइनली द एंटिटीज परफॉर्मेंस इन रिलेटेड, उस स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसका आउटकम क्या है, यानी कोई बेनिफिट भी हुआ या नहीं हुआ, ये सब डिस्क्लोजर अब देना ज़रूरी है। तो देखें दुनिया में ये चेंज आ रहा है और अब ये चीज़ें हमें साथ साथ अपडेट करनी होंगी। उम्मीद है आपको बातें बेनिफिट पहुंचाया होगा इन बातों ने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।